हेलो बच्चों, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 6, जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसके एक पार्ट में हमने बात की थी इसके इंट्रोडक्शन की, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और नेचर ऑफ CX बॉन्ड की। उसके बाद भाई जो हमने अगला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने बात की थी भाई इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन की, कि इनको बनाते कैसे हैं। तो हमें पता चला कि हम इनको 3 मेथड से बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन के तीनों मेथड कौन से थे? हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से और हमारे एल्किल हैलाइड से। तो हमने बोला कि एल्किल हैलाइड की तो बात हम बाद में करेंगे। तो जो सबसे पहले हमने एल्कीन के साथ पढ़ा था उसमें हमने एक हैलोजिनेशन रिएक्शन से इनको बनाया था। नेक्स्ट जब हमने एल्कीन की बात की थी तो एल्कीन के अंदर देखो हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। वो क्या थी? एक तो हमने मार्कोनिकॉफ का रूल पढ़ा, दूसरा हमने डबल बॉन्ड का टेस्ट का चेक किया। तो डबल बॉन्ड टेस्ट से हमें पता चला कि जब हम अपनी सिमेट्रिक एल्कीन के अंदर ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो जो हमारा ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, वो कंपाउंड बनाता है विस्निल डाइब्रोमाइड और वो कलरलेस कंपाउंड बनता है। इससे हमें पता चला कि हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी भाई अल्कोहल से। अल्कोहल में भी हमने एक टेस्ट पढ़ा जिसका नाम था ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। इसके अंदर हमें पता चला कि भाई 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। इतना क्लासिफाई करने के बाद हमने एक डार्जन्स का प्रोसेस पढ़ा, जो कि मैंने आपको बोला अल्कोहल से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का ये बेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलो एरीज के फॉर्मेशन की। तो हमने हेलो एरीन का जो फॉर्मेशन किया था वो भी हमने 4 मेथड से बात की थी। पहला एरीन से, दूसरा भाई डायज़ोनियम सॉल्ट से, तीसरा हुंड स्टिकर रिएक्शन और चौथा खुद फिनॉल, जिससे हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बहुत सारी आने वाली है। तो भाई इसके अंदर भी हमने 2 नेम रिएक्शंस पढ़ी थी। पहली जो नेम रिएक्शन थी वो थी सैंड मायर रिएक्शन। इसके अंदर हमने क्या किया कि हमारी एक एनिलीन ली थी। एनिलीन बोले तो एनिलीन NH3 प्लस बेंजीन रिंग जो हमारी होती है वो होती है भाई हमारी एनिलीन। एनिलीन से हमने क्या किया? डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया और डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के बाद कॉपर सॉल्ट डालने से हमें मिल गया हमारा फर्स्ट हेलो एरीन कंपाउंड। नेक्स्ट जो हमने हुंड स्टिकर रिएक्शन पढ़ी, हुंड स्टिकर में हमने सिल्वर सॉल्ट लिया था बेंजीन रिंग का, उससे हमें मिला हमारा हेलो एरीन। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली हेलो एरीन और हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन की, कि इनको बनाया कैसे। आज हम बात करते हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो बाहर से हमें दिखती है, मतलब उनका अपीयरेंस कैसा है, उनका कलर कैसा है, उनका फ्रेगनेंस कैसा है, उनकी जो ऑडियर की हम बात करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है और उनमें सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो इसमें तो बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना भाई, उनको हम लैब में टेस्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं वो सबसे अट्रैक्टिव होती है और वो है भाई कलर। तो जो हमारे हेलो एल्केन और हमारे हेलो एरीन होते हैं ये भाई कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों ऐसे हेलो कंपाउंड्स हैं जो कलर्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ तभी कलर्ड होते हैं जब इनको लाइट का एक्सपोजर मिले। तो बात समझ में आई, हमारे पास 4 हेलो कंपाउंड्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन हमारे पास जो कलर कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? वो भाई ब्रोमीन और आयोडीन ही जो है वो हमारे पास कलर कंपाउंड होते हैं। और कलर कब होते हैं? जब सिर्फ तब होते हैं जब इनको एक्सपोजर मिले लाइट का। तो इतनी बात तो हुई भाई कलर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्टेट। देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात लगा ना, जो भी हल्की चीज़ होती है ना वो बहुत मतलब गैसेस स्टेट में होती है, और जो थोड़ी भारी होती है वो लिक्विड, और जो बहुत ज़्यादा भारी होगा वो होगा भाई सॉलिड। तो जो हमारे लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं ना, मतलब जिनके पास, मैंने कल आपको एक बात की थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास C है, C2 है या मेरे पास C3 है, इनको हम जनरली लोअर हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो हमारे लोअर हेलो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं भाई गैसियस फॉर्म में। जैसे ही हम इनको बढ़ाते जाते हैं, मतलब इनका मास बढ़ाते जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर हम और हायर हेलो एल्केन्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा कंपाउंड ले लेती हूँ जिसके पास C10 है, C10X ऐसा कोई कंपाउंड है, तो भाई ये तो होगा सॉलिड कंपाउंड, क्योंकि इसके पास जो कार्बन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये आता है भाई हमारा हायर हेलो एल्केन्स में। तो इतनी तो बात हुई भाई हेलो एल्केन्स की। अब हेलो एरीन्स को भी तो हमें देखना है ना कि हमारे हेलो एरीन्स कैसे होते हैं। देखो जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं ना, वो एरीन रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है,
इसका मतलब देखो 6 कार्बन तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, मतलब इनमें लोअर हेलो एल्केन, लोअर जो वर्ड है ना वो जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ये शुरू ही कहाँ से होते हैं, हायर नंबर ऑफ कार्बन से। तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो दो स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो कौन सी है, वो दोनों स्टेट हैं भाई, लिक्विड और सॉलिड। तो दो बात हमने कर ली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एक तो बात हमने कर ली इनके कलर की, और दूसरी बात कर ली हमने स्टेट की, कि मतलब ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसियस होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम जिसकी बात करने हैं वो है भाई खुशबू, स्मेल, ऑड्योर, फ्रेगनेंस। देखो इसको बोलते हैं हम ऑड्योर। जनरली जो क्या होता है, हमारे हेलोएल्केन्स होते हैं वो स्वीट स्मेल के होते हैं, मतलब जैसे अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है ना, वैसी स्वीट स्मेल आती है हमारे हेलोएल्केन और हमारे हेलोएरीन्स में। सारे जो एल्केन्स जो हमारे हेलो के कंपाउंड्स होते हैं उनमें नहीं आती, बट जिनमें भी आती है वो स्वीट फ्रेगनेंस आती है। तो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को लाइट में मत लेना, इससे क्वेश्चन सीधा सीधा आता है और इतनी जल्दी आप आंसर कर पाओगे ना, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद आप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं भूलोगे फॉर श्योर। ठीक है, तो 3 के बाद अब हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग और इनके मेल्टिंग पॉइंट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे जो हमारा वाटर का एग्जांपल लेते हैं, मेरा जो वाटर है अगर मैं उसको बॉईल करने रखूं तो मैं आपसे पूछूं भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वाटर जो है वो बॉईल करना शुरू होता है, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो हमारे हेलोएल्केन और हमारे हेलोएरीन होते हैं इनको हम कंपेयर कैसे करते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट को। देखो ये मेरे पास कोई पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट मतलब मेन कंपाउंड है CH4, ठीक है, ये है हमारा मीथेन। अब इस मीथेन में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हैलोजन लगा दिया, मतलब सिंपल मैंने एल्केन से हेलोएल्केन बना लिया। देखो अब यहाँ पर हुआ क्या, एक हाइड्रोजन से एक हैलोजन का रिप्लेसमेंट हुआ। तो आप मुझे अब ये बताओ कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का मास होता है भाई 1, और क्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास तो भाई इससे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 35.5। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे जो हेलो एल्केन कंपाउंड्स होते हैं ना, मतलब हमारे जो हेलो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लेके आएंगे, कोई भी हैलोजन लेके आ सकते हैं। और हैलोजन चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, हर बार क्या होगा, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब वो बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लेगा जितना हमारा पेरेंट कंपाउंड लेने वाला था। तो इससे बात क्या क्लियर हुई कि हमारे जो हेलोएल्केन या हमारे हेलोएरीन्स हैं उनका भाई जो मास है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो एक बात तो ये हुई कि जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं भाई मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, पहला फैक्टर जो हमने पढ़ लिया वो है मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही पढ़ना है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो भाई हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग का। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास 2 फोर्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास इंटर एटॉमिक फोर्स, दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है भाई इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन दोनों में भाई डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही CH4 का कोई कंपाउंड है, ठीक है, अब इस CH4 पे क्या है, मेरे पास 4 एटम लग रहे हैं इस कार्बन से, वो चारों एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन का, इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। लेकिन जैसे मेरे पास एक CH4 का मॉलिक्यूल है और दूसरा मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो है भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी को हम बोलते हैं भाई वैन डर वाल्स फोर्स। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे चेक करेंगे, मैंने बोला भाई ब्रांचिंग से इसका इफेक्ट पड़ता है। ब्रांचिंग से कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखो मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये एक ही कंपाउंड के तीनों आइसोमर्स हैं, एक इसमें नॉर्मल कंपाउंड है, एक इसमें आइसो कंपाउंड और तीसरा जो है भाई वो इसमें नियो कंपाउंड है। तो जैसे जैसे इनकी ब्रांचिंग बढ़ रही है ना, मतलब जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो हमारा पेरेंट कंपाउंड है ना, मतलब ये वाला जो मेरा नॉर्मल कंपाउंड है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई ये कंपाउंड इतना बड़ा है, ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है वो शायद इतना हो गया, और तीसरा जो कंपाउंड है वो ब्रांचिंग की वजह से इतना हो गया। अब मैंने बोला कि जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनके अंदर हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इफेक्ट करता है, मतलब वो रिएक्ट करता है। देखो एक कंपाउंड ऐसा है,
अब बॉयल तो क्या होगा, जब भी हम किसी को बॉयल करेंगे तो उस कंपाउंड के 1000 ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मुझे वाटर बॉयल करना है उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, नहीं ना, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, देखो वैसे ही मुझे जब दूसरा करना है तो ये यहाँ पे है, जब तीसरा करना है तो ये यहाँ पे है। इसका मतलब ये देखो भाई, ये तो कितना बड़ा है, मतलब किसी बड़ी चीज़ को बॉईल करना पड़ेगा, फिर शायद थोड़ा छोटा, और ये थोड़ा सा छोटा सा कंपाउंड है जिसको हमें बॉईल करना है। तो इससे क्लियर हुआ कि भाई यहाँ पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। बात आई समझ में? ये तो बात हुई भाई हमारी बॉइलिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को मेल्ट करना। मतलब अगर हम किसी आइस क्यूब को मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो जो पॉइंट है वो होता है भाई हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल और 4 फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। पहला तो है मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा, सेम टू सेम मेल्टिंग पॉइंट में इफेक्ट होता है। फिर भी एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH4 है और ये है भाई CH3Cl। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी भाई मॉलिक्यूलर जो मास है वो चेंज हुआ, वो हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हुआ, एक क्लोरीन में। इसका मतलब कंपाउंड भारी हुआ। इसका मतलब जो हाइड्रोजन से जब मैं क्लोरीन में जाऊंगी बॉईल करने के लिए तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये ज़्यादा देर में मेल्ट होना शुरू होगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो मॉलिक्यूलर मास का हमें समझ में आ गया। तो जैसे देखो मॉलिक्यूलर मास इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मॉलिक्यूलर मास और मास कोई अलग बात है क्या? नहीं है ना। जैसे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर मुझे बॉईल करना है तो मुझे सबसे पहले बॉईल कौन होगा भाई, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका तो सिर्फ 1 ही मास है और इसका तो 35.5 है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बिल्कुल। लास्ट है भाई डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट कैसे इफेक्ट होता है इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो बहुत इफेक्ट करती है, वो है क्रिस्टल लैटिस। अब मैम एक क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखो जैसे आपने कभी किसी चीज़ को अरेंज किया हो ना, मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको बहुत सारे क्यूबिक या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बॉक्सेस दे रही हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर फाइनाइट शेप में मैं आपको बॉक्सेस दे रही हूँ। देखो मैंने आपको ऐसे 10 बॉक्सेस दे दिए और मैंने आपको बोला भाई इनको अरेंज करो। तो इनको अरेंज करना कितना इजी है ना। आप क्या करोगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 10 बॉक्स को आराम से अरेंज कर दोगे, क्योंकि इतने परफेक्ट ज्योमेट्री में हैं तो इनको अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको कोई भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड दे दूं, ऐसा कुछ या ऐसा कुछ, मतलब सबकी ज्योमेट्री जो है वो अलग अलग है। जैसे ऐसे 10 मॉलिक्यूल दे दूं और ऐसे 10, मैं बोलूँ इनको अरेंज करो और इनको अरेंज करो, मतलब इनको जमा के रख दो। तो क्या होगा, इनको जब आप जमाओगे तो यहाँ पे देखो ये ऐसा मॉलिक्यूल है ना, जब आप सेम दूसरा मॉलिक्यूल लाओगे तो ये स्पेस खाली बच जाएगी। मतलब इनको जो अरेंज करना है वो थोड़ा मुश्किल काम है और ये स्पेस भी ज़्यादा घेरेंगे। ठीक है, ये तो होता है भाई हमारा क्रिस्टल लैटिस कि आप कितने फाइनाइट तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो। तो इससे भाई हमारे बॉइलिंग पॉइंट और हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है, सही बात है ना। देखो इस पे कैसे इफेक्ट होता है, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ऑर्था डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और है ये हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इससे क्या इफेक्ट होता है, देखो पहले हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मैंने बोला क्रिस्टल लैटिस जो है वो इफेक्ट होता है। जैसे मेरे पास ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो कंपाउंड है ना, इसके अंदर देखो कितनी सिमेट्री है ना, जो कंपाउंड है बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक जो है ऊपर लग रहा है, एक जो है नीचे लग रहा है। जब मेटा में जाती हूँ तो एक यहाँ पे और एक एकदम हवा में, जो तीसरा है वो एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक अपनी सेम पोजीशन पे तो है ही है। तो देखो ये जो कंपाउंड है ना मेरे पास पैरा कंपाउंड, ये क्या करेगा, ये अपने क्रिस्टल लैटिस में फिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये फिट होना शुरू हो जाएगा तो मतलब ये कॉम्पैक्टली हेल्ड हो जाएगा। इसका मतलब इसको मेल्ट करने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो मेरे पास पैरा कंपाउंड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू मेटा और ऑर्थो। देखो मेटा तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक है,
ठीक है। ऑर्थो में फिर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे मैं जो मॉलिक्यूल्स चेंज कर दूँ, एटम्स, क्लोरीन की जगह कोई ऐसा मॉलिक्यूल लगा दूँ, ऐसे एटम्स लगा दूँ जिनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स हो जाए, तो भाई ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम क्लोरीन वाले एग्जाम्पल्स की। तो देखो जो सबसे, देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा भाई ऑर्थो का, और फिर होगा भाई हमारे पास मेटा का। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो कैसे आया, वो आया पैरा देन ऑर्थो और देन मेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी ये वाला फैक्टर तो है कि जितना कॉम्पैक्ट हेल्ड होगा ना, मतलब जितना अच्छे से वो बना हुआ होगा, बॉन्डिंग उनमें अच्छी होगी, तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो ये ऑर्थोक्लोरीन मेरे पास है ना, इसका जो अरेंजमेंट है, देखो ये ना पास पास में बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, तो इनको हम सिमेट्रिक में लगा सकते हैं आराम से। तो पहले तो आ जाता है इसमें ऑर्थो कंपाउंड, फिर आता है इसमें पैरा, और इसमें आता है लास्ट में मेटा कंपाउंड। तो ये तो बात हुई भाई ऑर्थो, पैरा और मेटा के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। तो हम बात करते हैं भाई हमारे डाइपोल मोमेंट की। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है भाई, वो होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अब चार्ज और डिस्टेंस दोनों फैक्टर है जो हमारे मेल्टिंग पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। देखो हमारे पास 4 कंपाउंड है, CH3F, Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, अब देखो इन चारों जो फैक्टर्स है, मेरे पास जो चारों कंपाउंड्स हैं, इनमें Q और D जो सबसे ज़्यादा होगा, उसी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। पर देखो जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो पिकोमीटर में होती है, इसलिए डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है वो कम इफेक्ट होता है कंपैरेटिव टू दिस चार्ज वाले फैक्टर के। तो अब बात करते हैं हम इनके चार्ज की। देखो सबसे ज़्यादा जो चार्ज है वो होता है फ्लोरीन के पास, फिर क्लोरीन के पास, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन के पास। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, CH3F, देन CH3Cl, CH3Br और CH3I का। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक फैक्टर आ जाता है। अब ये क्या होता है, ये देखो 11th क्लास का टॉपिक है, पर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देती हूँ फटाफट से। देखो जैसे मेरे पास F2 मॉलिक्यूल होता है और Cl2 मॉलिक्यूल होता है। देखो F2 के अंदर जो क्या है, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, इसके पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वैसे ही क्लोरीन में होता है, क्लोरीन के पास भी होता है, लेकिन क्लोरीन में क्या है ना, थोड़ा डिस्टेंस होता है। इसकी वजह से जो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के कंपैरेटिव ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? ठीक है, और ये फैक्टर जो है वो चार्ज के ऊपर डोमिनेट करता है, इसलिए जो हमारा CH3Cl है वो ज़्यादा डाइपोल रखता है कंपैरेटिव टू CH3CF। तो इनका ऑर्डर कैसा होता है, देखो इनका ऑर्डर होता है भाई सिंपल CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या है आपको मार्क रखना है, क्योंकि जो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है वो ही सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, यही ऑर्डर रहता है, ये याद कर लेना अच्छे से। एक और बार ये सोच लो कि CH3Cl ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू CH3F। इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब देखो हमने पढ़ लिया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, स्मेल पढ़ लिया और इनकी स्टेट्स पढ़ ली। तो ये तो हुई भाई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने मोटी मोटी पढ़ी। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास बचती है वो है सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है मैम, देखो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या होता है, देखो हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जो हमारे सेम एज ग्रुप के होते हैं हमारी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, मतलब जो जैसा होता है वो उसके साथ ही घुल जाता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो जो मेरा CX बॉन्ड होता है इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर जो है वो पोलर नेचर होता है, और ये बात हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी जब हम पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड की बात कर रहे थे। वैसे ही जो मेरे पास H2O होता है उसका नेचर कैसा होता है भाई, H2O भी पोलर होता है, देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये कंपाउंड भी पोलर है और ये भी पोलर है, मतलब ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता।
देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे मुझे वाटर में किसको डिसॉल्व करना है, मेरे हेलोएल्कीन को, तो उसके लिए जो है मेरे हेलोएल्कीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो वाटर के बॉन्ड को तोड़ दे। मतलब दो लोगों के बीच में दरार डालने के लिए क्या होना चाहिए, खुद का बॉन्ड इतना अच्छा होना चाहिए ना कि आप दोनों मिलके उसकी दरार को तोड़ दो, उसकी जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ दो। अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी नहीं है कि एक जगह बोल दिया, तो कैसे फिर वो उनका बॉन्ड टूटेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनमें होती है भाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो जैसे ऐसे इनके बीच में जो है वो बॉन्डिंग होती है। अब ये जो बॉन्डिंग है इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जितनी एनर्जी अगर हम H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए दे देंगे ना, तो ये जो हमारा RX का मतलब CX का जो बॉन्ड है ये ही ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए जो है ये मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये क्या होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना बहुत आसान है। नॉन पोलर बोले तो हमारे पास बेंजीन, ठीक है, ईथर, एल्कोहल, ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये होते हैं भाई नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स। इनको तोड़ना बहुत ईजी होता है। तो ये बात हो गई भाई सॉल्युबिलिटी की। देखो अब हम बात करते हैं हमारी डेंसिटी की। देखो बचपन में जो है मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैम आप ये फॉर्मूला हमें क्यों याद दिला रही हो, क्योंकि हमें जो फैक्टर पढ़ना है वो पढ़ना है डेंसिटी, और डेंसिटी जो है वो मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। एक और बात अब आप अच्छे से जान चुके हो कि जो मेरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती हूँ और मेरे पास जो CH3Cl बनता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिव टू मीथेन ज़्यादा होता है। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिख रही है, ब्रोमीन, आयोडीन और हमारे जो पॉलीक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मास है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू CH। बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें लिख रहा है कि भाई ये वाटर की कंपैरेटिवली इनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है क्योंकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसका मास भी कितना होता है, 18। तो इनका तो वैसे ही ज़्यादा होगा ना। क्लोरीन का खुद अकेले का मास 35.5 होता है। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो आपके NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स दिख रखे हैं जिनकी डेंसिटी मेंशन है, तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास 3 कंपैरिजन ये लिख रहे हैं, C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I। इनको कंपेयर करते हैं। मुझे पता है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास जो है वो इसका है, फिर इसका और फिर इसका। इसका मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं। 1.74, 1.3 बिल्कुल सही है, 0.89। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारी डेंसिटी है वो हमें सिर्फ उसमें मास चेक करना है। 3 एग्जाम्पल्स और लिख रहे हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। इन तीनों एग्जाम्पल में सिंपली क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो रहा है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि भाई हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्लोरीन के कंपैरेटिव तो बहुत कम होता है, तो डेंसिटी तो इफेक्ट होगी ही होगी। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी होगी, वो होगी भाई हमारे CCl4 की, ठीक है। देखो कितनी होती है, 1.5, देन 1.4, देन 1.3। तो डेंसिटी का फैक्टर कंप्लीट हुआ। तो यहाँ कंप्लीट होती है भाई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत आसान है ना, तो इनको अच्छे से पढ़ लो, और एक बार पढ़ लिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज टिप्स पे हो जाएंगी। देखो मेरे साथ साथ रिवाइज करो। सबसे पहले जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी वो हमने पढ़ी थी भाई कलर। जो दूसरी हमने पढ़ी वो पढ़ी थी भाई हमने स्मेल। तीसरी जो पढ़ी थी हमने पढ़ी भाई सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। इतनी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हो गई खत्म। अब बात करते हैं हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो जो भी रिएक्शंस हो रही होंगी ना अंदर की तरफ, फिजिकल तो क्या है जो हमें बाहर से दिख रहा है, मतलब जो इनका फिजिकल अपीयरेंस है। अब जो बाहर से हो रहा होगा वो होगा फिजिकल, और जो अंदर हो रहा होगा वो होगा भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सिंपल पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बन रहा है, और उनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो होंगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो कैसे इफेक्ट हो रही है, मतलब उनमें क्या इफेक्ट हो रहा है किसी बॉन्ड के बनने से और दूसरे बॉन्ड के टूटने से। तो इसको बात करते हैं भाई, हम इनको 3 रिएक्शन के फॉर्म में हम इनको पढ़ते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी में पहला जो रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भाई हम एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई नेम रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। देखो जैसे कि नाम में है न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस। देखो पहले आप इस वर्ड का मतलब समझो। जो न्यूक्लियो वर्ड है ना, इसका मतलब है भाई न्यूक्लियस, मतलब ये किस वर्ड से आया है? न्यूक्लियस वर्ड से। और जो फिलिक वर्ड है इसका मतलब है अफेक्शन। ठीक है, अब आप देखो मेरा जो न्यूक्लियस है उस पर कौन सा चार्ज होता है? उस पर चार्ज होता है भाई पॉजिटिव। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको किससे अफेक्शन होता है? उनको अफेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से। तो खुद पे कौन सा चार्ज आएगा? खुद पे इस पर चार्ज आता है नेगेटिव, इसलिए हम इनको ऐसे डिनोट करते हैं। NU मतलब न्यू न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव चार्ज मतलब इनको पॉजिटिव से अफेक्शन है। तो सिंपल बात समझ में आई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती हैं। अब देखो ये करेंगी क्या? ये क्या करेंगी, हमारे किसी भी हेलो एल्केन में हैलोजन को सिंपल रिप्लेस करके खुद अपनी जगह बना लेंगी। बना ली। तो इससे मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो मेरा CX का बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने की पावर किसके पास होगी? इस न्यूक्लियोफाइल के पास ये पावर होगी। ठीक है, तो सिंपल एक बार हम न्यूक्लियोफाइल की जो डेफिनेशन है वो रीड मार लेते हैं कि वो क्या होता है। अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हैलोएल्केन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द हैलोजन एटम कनेक्टेड टू दैट कार्बन एटम। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है जो वो दो तरीके की होती हैं, SN1 और SN2। अब ये SN1 और SN2 से क्या मतलब है? देखो SN1 जो है, अभी हम देखते हैं कि SN1 क्या है, ये 1 क्या है, SN2 में 2 क्या है। उससे पहले एक चीज़ हम देखते हैं, वो पढ़ते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो एम्बी का जो मतलब होता है ना, वो जैसे देखो आपने सुना होगा एम्फीबियंस, इसका मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। वैसे होते हैं हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके दोनों एटम जो है वो डोनर एटम्स हो। डोनर एटम मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो। देखो मेरे न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो भी डोनेशन का है। तो मेरे जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जैसे CN है, इसका जो नेचर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो मेरे पास C और N के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या ये जो नाइट्रोजन और ये जो कार्बन है दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए देखो कभी CN से साइनाइड बनता है और कभी NC से आइसोसाइनाइड बनता है। वैसे ही जो है SCN से थायोसाइनाइड बनता है और NCS से आइसोथायोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो ये बात हुई भाई हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। अब मैंने आपसे एक वर्ड बोला था SN1 एंड SN2। देखो हो सकता है कि एक बार में आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आए, याद नहीं हो, तो क्या करना है, पहले एक बार इस रिएक्शन को देखना है, मैकेनिज्म समझना है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें होंगे वो सब आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है SN1 और SN2 का वो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पहले इनको मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद वापस से वीडियो देख के एक और बार आपको ये देखना है कि SN1 और SN2 क्या है। ऑल्दो मैं आपको इसके सारे डिफरेंसेस अलग से एक और बार रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो बात करें हम SN1 से। देखो जैसे SN1 का नाम है, S मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे कि अपन ने अभी देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे हैलोजन को रिप्लेस कर रहा था। रिप्लेसमेंट को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसी और की जगह खुद का आना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। N मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब 1 से क्या मतलब है? 1 से मतलब होता है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मतलब जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो कितने मॉलिक्यूल से जो है वो इफेक्ट होगा। यहाँ पर जो SN1 में आपको समझ में आ गया कितने मॉलिक्यूल से इफेक्ट होगा, 1 से। SN2 में कितने मॉलिक्यूल से इफेक्ट होगा, 2 से। अब वो किन से होगा वो तो हम पढ़ते टाइम ही याद करेंगे। तो SN1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फॉर 1 मॉलिक्यूल एंड SN2 फॉर 2 मॉलिक्यूल्स। तो बात करते हैं हम SN1 से, तो देखते हैं SN1 जो रिएक्शन है वो होती कैसे है। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। देखो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप होती है, पर मॉलिक्यूलरिटी उसकी होती है 1।
जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है वो हमारी 1 स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है 2। तो कंफ्यूज मत होना, एक रिएक्शन याद करें ना, यहाँ पे जो 1 है उसका मतलब है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो इसमें जो पहला स्टेप है उसमें हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन। अब देखो आपको ये सब पता है कि कार्ब केटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है, ठीक है। सिंपल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या लेते हैं। सिंपल एक हेलो एल्केन ले रहे हैं, उसके बाद अल्टीमेटली हमें करवाना क्या है, न्यूक्लियोफाइल से इस हैलोजन को रिप्लेस करवाकर हमें जो कंपाउंड बनाना है वो ये नया कंपाउंड बनाना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले मैंने एक कंपाउंड ले लिया CCH3CBr, दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल। अब ये जो मेरा कार्बन कंपाउंड है कितना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है मेरा, कितना डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से ये जो ब्रोमीन है इसको हटाते हैं। कौन हटाता है इसको, इसको हटाएगा भाई हमारा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो इस ब्रोमीन को हटाएगा, ठीक है। तो देखो स्टेप 1 में क्या होता है, ये जो हमारा हेलो एल्केन का जो हमारा हैलोजन है ये हट जाता है अपनी जगह से, बिल्कुल हट गया। और मेरे पास जो कंपाउंड बचा वो मेरे पास बचा भाई ये कार्ब केटायन। अब ये जो कार्ब केटायन है कितना है, 3 डिग्री कार्ब केटायन है। और क्या निकला साथ में इसमें, ब्रोमीन। देखो ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट, ठीक है, ये तो सबको पता है। और ये है भाई हमारा प्रोडक्ट जो बना, ठीक है। अब ये जो स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है, और जो स्लो स्टेप होती है वो ही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये बात आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे। केमिकल काइनेटिक्स में हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी स्लो रिएक्शन होती है वो हमारी स्टेप डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चों में हमने रेस करवाई, एक बच्चा 3 साल का है और एक 10 साल का। तो जो रेस है वो कब खत्म होगी, जब दोनों बच्चे हमारी जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस कर लेंगे, बिल्कुल। अगर 10 साल का जो बच्चा है उसको 1 मिनट में कवर कर लेता है और जो 3 साल का बच्चा है उसको 5 मिनट में कवर कर रहा है, तो हमारी जो रेट है, मतलब हमारी जो रेस हो रही है वो कितनी देर में कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट होगी भाई 10 मिनट में, जो छोटा बच्चा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। जो स्लो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी ना, जब स्लो रिएक्शन का काम खत्म हो जाएगा तभी हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो स्लो स्टेप जो है वो हमारी होती है भैया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये बात हम याद रखेंगे कि स्लो स्टेप हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब ये रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये आपको बात पता चलेगी बाद में। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारा कार्ब केटायन बनता है वैसे ही अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर। क्योंकि देखो इसके पास जो है, पहले देखो ये मेरे पास कोई कंपाउंड था, इसके चारों बॉन्ड्स बने हुए थे, मतलब चारों जगह जो है वो कुछ ना कुछ लगा हुआ था। तो किसी के पास आने के लिए जगह ही नहीं थी कोई इसके पास आके अटैक करे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ब्रोमीन हटता है इसके पास जगह दिख जाती है और एक बॉन्ड की जो है कमी दिख जाती है। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो तो ज़्यादा ही डोनेट करता है ना, वो तो डोनर आइटम है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्ब केटायन पर अटैक करता है, अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शन है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। ये कहाँ से अटैक करता है और कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं इसकी बात तो हम करेंगे बहुत लास्ट में जाके। लेकिन जो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनता है भाई वो हमारे पास बनता है सिंपल ये कोई अल्कोहल CCH3 CH3 CH3 और एक OH, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो एक कंपाउंड बन गया और ये मेरे पास बना एक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो अब पढ़ते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कि इसमें इसकी वजह से क्या क्या होता है। देखो SN1 जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सिंपल डिपेंड कर रही थी हमारे एल्किल हैलाइड पर। जो हमने सबस्ट्रेट लिया था वो कितना स्टेबल है उस पर हमारी जो SN1 रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही थी। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करती है इसकी एल्किल हैलाइड पर। मतलब मैंने आपको बोला था जब SN1 की जो फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ कार्ब केटायन, तब हमने उस पर लिखा हुआ था स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप का मतलब वो ही है भाई हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बात समझ में आई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाली। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, देखो पोलर वर्ड से आप लोग बहुत बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं। पोलर जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक एटम हमारे पास होगा पार्शियल पॉजिटिव
और दूसरा आइटम जो है वो हमारे पास होगा भाई पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर बात होती है पोलर प्रोटिक की, इसको बोलते हैं हम पोलर कंपाउंड। अब प्रोटिक का मतलब होता है, प्रोटिक मतलब प्रोटोन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं एक प्रोटोन दे देते हैं। तो हमारे पास जो बचता है वो नेगेटिव कंपाउंड बचता है। देखो जैसे मेरे पास मैंने अटैक करवा रही हूँ NaOH का, ठीक है। अब NaOH में मुझे चाहिए भाई पोलर प्रोटिक, मैंने बोला मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, तो मेरे पास Na तो निकल जाएगा, मेरे पास जो बचेगा भाई OH, और यही तो मुझे चाहिए मेरे रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब मुझे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। मतलब क्या करें, जो भी अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो अपना अलग अलग दे सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के टाइम पर मैं चीख के चिल्ला रही थी कि मुझे चाहिए भाई 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन। जब मेरे पास कार्बोकेटाइन जो है 3 डिग्री बनेगा तब वहाँ होगी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, और बाद में होती है हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन की। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और उसके बाद होता है भाई मिथाइलिक, ठीक है। अब बात करें हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन एलाइलिक और बेंजाइलिक। देखो इसमें क्या होता है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या होता है, तीनों फैक्टर समझ में आ गए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखो अब ये क्या होते हैं, ऐसे तो रिएक्ट करने की कोशिश भी मत कर लेना, ये हम पढ़ चुके हैं। एलाइलिक कार्बन की जब हमने बात की थी तो मैंने बोला जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं उसके बगल वाले कार्बन पर जो हमारा हैलोजन होगा वो होगा भाई हमारा एलाइलिक कटायन। नेक्स्ट हमने बात की थी बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक भी कैसा होता है, बेंजीन रिंग के पास जो हमारा कार्बन होता है उस पर जो हमारा हैलोजन अटैच होगा दैट इज बेंजाइलिक, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मुझे कार्बोकेटाइन बनाना है, मतलब मुझे चेक करनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी मेरे कार्बोकेटाइन की उतनी ही जल्दी जो है मेरी रिएक्शन होगी। तो देखो चेक करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं हम कार्बोकेटाइन का। सबसे पहले मेरे पास C डबल बॉन्ड C और C, ठीक है। यहाँ पर से ये हैलोजन जाती है और बन जाता है सिंपली मेरे पास कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसका ऑर्डर हमें चेक करना है, साथ में हम अपने बेंजीन का चेक करते हैं। देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मिथाइल और हैलोजन तो चली गई ना, तो ये बच गया मेरे पास कार्बोकेटाइन। देखो इसमें एक फैक्टर जो काम करता है वो है भाई रेजोनेंस। देखो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, ये रेजोनेंस। यहाँ पर जो इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होती है ये बढ़ाएगी इसकी स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है बेंजाइलिक का, उसके बाद एलाइलिक, उसके बाद आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये बात हो गई हमारे बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन की स्टेबिलिटी की। तो चारों फैक्टर्स जो हमने पढ़े वो चारों समझ में आ गए। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, फिर हम उसको वापस से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम हमारी SN2 रिएक्शन का, कि जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो क्या होती है। देखो मैंने आपको बोला था 2 से मतलब है यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो सिंपल, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। 1 स्टेप रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है। एक स्टेप में इसमें सारा काम हो जाता है। इस स्टेप में होता क्या है, इसके अंदर सिंपली हमारा सबसे पहले क्या लेते हैं, हम हैलोएल्कीन लेते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करके हमारे हैलोजन को रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेगा। ये काम होगा, लेकिन ये होगा कैसे, वही तो SN2 रिएक्शन है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक ही स्टेप में सारा काम हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये OH आके अटैक करता है इस कार्बन पर और साथ में ये हैलोजन यहाँ से निकल रही होती है। तो ये बनती है भाई हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेप, बन गई इंटरमीडिएट। अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेप बनी है ये बहुत अनस्टेबल होती है ना। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। और लास्ट में बन जाता है भाई हमारे पास जो हमें चाहिए, हमारा हैलोएल्कीन कंपाउंड। तो ये बात देखो, इसमें कितने फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। देखो ये भी डिपेंड करेगा कि मेरा जो कार्बोकेटाइन है वो कितना स्टेबल है। दूसरा क्या डिपेंड करेगा कि जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है ये कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मतलब SN1 में मेरे पास सिर्फ एक ही फैक्टर अफेक्ट कर रहा था, वो क्या था, एल्किल हैलाइड।
दूसरी मेरे पास SN2 रिएक्शन में मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है जो इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो मेरा न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी कि मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरा मेरे पास जो मेरा इंटरमीडिएट जो मेरे पास सबस्ट्रेट है ना कार्बोहाइड्रेट का, ये कितना स्टेबल है। ठीक है, तो दोनों बात समझ में आएगी SN1 और SN2 में। तो देखो SN2 जो रिएक्शन है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारे न्यूक्लियोफाइल पर और हमारे सिंपली हमारे सबस्ट्रेट पर। देखो अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल अगर मैं यहाँ ले लूँ तो क्या होगा, देखो इससे अफेक्ट कैसे होगा। मेरे पास 4 बॉन्ड है, यहाँ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जाके अगर इस पे इफेक्ट कर रहा है और लेकिन ये हटने की टेंडेंसी रखता ही नहीं है, तो इसका अटैक करना फालतू हो जाएगा ना। लेकिन देखो जब हम SN1 की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सिंपल कार्बोकेटायन आ गया। अब जब जगह खाली है तो न्यूक्लियोफाइल तो कितना ही वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें दोनों फैक्टर जो है न्यूक्लियोफाइल का और हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे SN1 और SN2 के डिफरेंसेस से। तो वहीं पर क्या होगा, हमें दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए SN1 और SN2 को 2-3 बार पढ़िए और रिवीजन लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। SN1 और SN2 है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि SN1 और SN2 से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल, नॉट इवन एब्सेंटिंग अ सिंगल ईयर। ठीक है, तो दोनों पढ़ना अच्छे से। थैंक यू।